और रही रकम की बात तो वो झुकी थी और कॉटन में से मतलूबा डिब्बा निकाले थे। वे शायद ज्वेलरी के थे, एक नीला और एक सुर्ख। वो दोनों डिब्बे उमर के सामने रख दिए थे। उमर ने अचरज से उसको देखा था। इसमें क्या है उसमें और मुझे क्यों दे रही हो? वह हैरान था। इसमें मेरी ज्वेलरी है, मेरे डायमंड्स। मेरे पास इनकी रसीद नहीं है, वरना इनको मैं बेच कर अपना काम करती। लेकिन खैर, तुम तो मेरे सो कॉल्ड शोहर हो ना, तुम्हें भले रसीद की क्या ज़रूरत है? वे आंखों को झपकती मासूमियत से पूछ रही थी। मैंने सुना है औरतें जिसके पास अपना जेवर रखती है उनको सबसे ज़्यादा काबिल एतबार समझती है। तो क्या मैं अपने बारे में यही समझूं? हालिद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। तुम्हारे मुकाबले में मैं गली के गुजरते कुत्ते पर भी एतबार कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे नहीं। मेरे लिए तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा नाकाबिले एतबार आदमी हो। वे खुश्क लहजे में बोली थी। उमर की आंखों में रंज उतर आया था। फिर क्यों दे रही हो मुझे अपनी कीमती जेवर? बकौल मेरा सुल्तान, आप मर सकती है लेकिन अपने डायमंड्स किसी को नहीं दे सकती। तो मुझ पे ये नवाजिश क्यों? क्योंकि तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकती हो, सारी दुनिया के साथ फ्रॉड कर सकती हो, लेकिन मेरा सुल्तान के मामले में तुम रॉयल हो। तुम लॉयल हो। तुम चाह कर भी उनका गिफ्ट किया हुआ जेवर घुमा नहीं सकती, ने इनके इसके ज़रिए मुझे धोखा दे सकती हो। अब तुम इसकी हिफाजत मुझसे ज़्यादा करोगी, मैं जानता हूँ। खैर, सैलून के बाहर वाली फोटोज दिखाओ मुझे। वे उसके साथ सोफे पर बैठी बोली थी। उमर ने खामोशी से एक दो बटन दबाए थे और अब स्क्रीन पर सैलून से बाहर निकलती हाले की फोटेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वे गाड़ी में बैठती दिखाई दे रही थी। हाले गौर से एक एक चीज़ को नोट करती है। वैसे एक बात है, आपकी गाड़ी का रंग वाइट है और ये गाड़ी ऑफ वाइट है। आप इसमें कैसे बैठ गई? या आपने कलर पर गौर नहीं किया? वे स्क्रीन को देखते हुए नरम लहजे में पूछ रहा था। हाले की गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई थी। वे झेप सी गई थी। तुम्हारी प्लानिंग इतनी शानदार थी कि मुझे किसी चीज़ पर गौर करने का मौका ही नहीं मिला। वे अपनी खिफत छुपाने का सारा इल्ज़ाम उस पर डाल गई थी। उमर ने गहरी सांस भरी थी। अब अगले कई साल तक जो भी लड़की अगवा होगी उसका इल्ज़ाम इन्होंने मुझ पर डालना है। आधा घंटा पीछे करवाओ, वे हुक्म दे रही थी। उमर ने वीडियो रिवाइंड की थी। यहाँ वे ड्राइवर गाड़ी के ऊपर कोई पार्सल का डिब्बा रखने उससे कुछ खा रहा था। हाले के भौं सुगेड़े थे। जूम करो जूम, वे इसी तरह स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कह रही थी। ये तो खा रहा है, इस पार्सल में जूम करो। उमर ने जूम किया था क्योंकि फुटेज एचडी थे। सो पार्सल पे लिखा रेस्टोरेंट का नाम साफ था, पारस फूड्स। ये रेस्टोरेंट मैं जानती हूँ। इस सैलून के आगे जहाँ गली ख़त्म होती है उससे ज़रा आगे ये रेस्टोरेंट है। यहाँ इस इलाके का सबसे बेहतरीन लजानिया मिलता है। वे अपनी धुन में बोले गई। हमारे पास इस वक्त लजानिया से ज़्यादा बड़े मसले हैं, अगर आप गौर फरमाएं। वे जल भून कर बोला था। हाले ने क्रोध भरी नज़रों से उसे देखा था। इस रेस्टोरेंट में कोई भी मिडिल क्लास आदमी नहीं जाता। और ये ड्राइवर, इसके पास ही पार्सल है, मतलब ये वहाँ किसी से मिलने गया था, फिर कोई इसके लिए खाना लाया। अब हम रेस्टोरेंट की फोटेज में यहाँ देखेंगे कि कौन इसके लिए खाना लाया था, फिर वे किससे मिलने और रेस्टोरेंट में आया। वे संजीदगी से कह रही थी। उमर ने सराहती नज़रों से उसे देखा था। वे उन मर्दों में से नहीं था जिनको अगर खुद से ज़्यादा बुद्धिमान औरतें मिल जाए तो उसको डिग्रेड करने लग जाए। मैं फुटेज के लिए कॉल कर लूँ? उमर अपना मोबाइल उठाता कह रहा था। ओह, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लोग मुझे वैसे फुटेज भी दे देंगे। मैं उनकी फेवरेट और फर्स्ट कस्टमर हूँ। हर हफ्ते मैं यहाँ जाती हूँ, वे उठते हुए बोली थी। उमर ने सर हिला दिया था। गाड़ी निकालो, हम अभी चल रहे हैं। अभी? इस वक्त? वह हैरान हुआ था। क्यों? क्या सुबह तक फुटेज डिलीट करवाने का इरादा रखते हो? वे तंज से बोली थी। उमर के चेहरे का रंग बदला था। वे बगैर कुछ कहे उठ खड़ा हुआ था। एक मिनट, अपना फ़ोन मुझे दो। हाले ने अपनी हथेली उसके आगे फैलाई थी। लेकिन क्यों? उसके लहजे में ताज्जुब था। क्योंकि मैं हाले सुल्तान तुम पे यकीन नहीं करती। मुझे क्या पता कि तुम यहाँ से रेस्टोरेंट जाते जाते अपने लोगों को भेजकर सारी फोटेज डिलीट करवा दो। इसलिए अपना मोबाइल मुझे दो। उमर चंद सेकंड उसे देखता रहा और फिर मोबाइल उसकी हथेली पर रख दिया। वे इस औरत को ना नहीं कह सकता था, ये उसकी अपनी मजबूरी थी। वे दोनों जब गेट से बाहर निकले तो हारून सामने ही गाड़ी के बोनट पर टेक लगाए खड़ा नजर आया। हाले को देखकर वे तेज तेज कदम उठाता उसके करीब आया था। उम्मीद के खिलाफ हाले रुक गई थी। हाले, मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज। वे उसके करीब खड़ा इल्तिजा से कह रहा था। बोले, हारून क्या कहना चाहते हो? उसकी आवाज़ सपाट थी। उमर इतना मुहज़्ज़ब तो था ही
کہ वहाँ खड़ा नहीं रहता। वे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था। हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ सब कुछ। तुम एक बार मेरे साथ बैठ तो जाओ, मेरी बात सुनो, अपनी सुनाओ। हम दोनों को इसकी ज़रूरत है हाले। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो हारून, मुझे अपनी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद काफ़ी हूँ। और तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। इसका लहजा संजीदा था। हारून बेचैन हुआ था। मुझे माफ़ कर दो हाले, जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी। मैंने वो सब कुछ तुमसे इंतकाम के लिए नहीं किया। मैं मजबूर था। मुझसे नाराज़ मत हो, हम दोनों दोस्त थे। मुझे समझो, मुझे हालात का अंदाज़ा नहीं था। मैंने तुम्हें माफ़ किया हारून, हर चीज़ के लिए। तुम आज़ाद हो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि नाराज़ उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक़ हो। हमारा ताल्लुक़ तुम्हारी उस गवाही ने ख़त्म कर दिया था। तब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तुम मुझे वजाहत मत दो, मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैंने तुम्हारी वजह से जो कुछ झेला उनको उसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। और अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे दुख से ज़्यादा बड़े दुख है, तुम्हारे धोखे से बड़े धोखे हैं, तुम्हारे गम से ज़्यादा बड़े गम है। तुम हारून, तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। माफ़ी चाहिए ना, जाओ, मैंने माफ़ किया। आइंदा मुझे यहाँ नज़र मत आना प्लीज़। तुम्हें देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। और आखिरी बात, हम दोस्त थे, अब नहीं है। वो कहकर रुकी नहीं थी, गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। हारून साकित सा खड़ा रह गया था। थोड़ी देर बाद जब बोला तो हाले बहुत दूर जा चुकी थी। तुम हमारी दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकती हाले, ये हक तुम्हें नहीं है। उसने हाले से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। झूठी गवाहियाँ आपको अपनी ही नज़र में गिरा देती है। आज हारून शाहिद को अंदाज़ा हुआ था। रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल पे एक टेबल पे इस वक्त हाले, सुल्तान और उमर बैठे थे। ये रेस्टोरेंट आधुनिक और प्राचीन तर्क के मुश्तरका कॉम्बिनेशन पे बनाया गया था। ईंटों वाली रंगीन दीवारों पर लटके हुए चंगेर जहाँ कदीम लुक देते थे, जो जदीद तर्ज के स्टाइल पर बने मेज़ और कुर्सियों और छत से लटकते फानूस जैसे किसी अमेरिकन रेस्टोरेंट की सैर करवाते। ये रेस्टोरेंट आने वालों को अपने ट्रांस में ले लेता था, क्योंकि हाल के लिए ये मंजर नया नहीं था। सो उसने किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हाथ के इशारे से एक वेटर को पास बुलाया। 25-26 साला वेटर अदब से ऑर्डर नोट करवाने खड़ा हो गया। हाले ने हाथ झटक कर मना किया था। मुझे मैनेजर से बात करनी है। कहाँ है वे? उनसे जाकर कहो हाले सुल्तान आई है, कुछ बात करनी है ज़रूरी, वह हल्की आवाज़ में कह रही थी। आसपास बैठे लोगों के टेबल से छुरी और कांटों की आवाज़ आती थी। बस पंजर में कोई सिंगर गाना भी गा रहा था, हल्की मध्यम आवाज़, सॉफ्ट म्यूज़िक। इससे पहले कि वे कोई जवाब देता, जब एक खुश शक्ल से आदमी ने हाले को देखकर हाथ हिलाया था और दिल से मुस्कुराया था। हाले ने वेटर को जाने का इशारा किया था। हाले जो अब मुस्कुराई थी। उमर एक एक चीज़ को गौर से देख रहा था, जैसे आंखों से एक्सरे कर रहा हो। लॉन्ग टाइम मिस हाले सुल्तान, इस ट्रेंड और इस खानों ने आपको बहुत मिस किया है। वे अब मेज के करीब खड़ा खुशगवार लहजे में कह रहा था। शायद मुस्कुराने की बहुत आदत थी। काश कि आपकी ये खुश आमद मुझ पर कोई असर करती मैनेजर साहब, वे भी उसी खुशगवार लहजे में बोली थी। अब इसके उस आदमी की मुस्कुराहट सिमटी थी, जैसे कुछ याद आया हो। आपके वालिद की वफ़ात का सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे, मिदहत ने बताया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आपके बारे में भी सुना, लेकिन इट्स पर्सनल, सो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो साहिस्तगी से कह रहा था। हालांकि आंखों में दर्दनाक सा तासुर उभरा था, लेकिन बज़ाहिर नॉर्मल रही। उमर बस यहाँ वहाँ देख रहा था। वे शायद बोर हो रहा था। आमीन। वे बस इतना ही बोल सकी। अपने वालिदैन की मौत का जिक्र कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, हाले ने एतराफ़ किया था। खैर, मैं एक काम से आई हूँ शादाब। असल में मुझे आपके रेस्टोरेंट की एक फ़ोटेज चाहिए। आई होप आप मना नहीं करेंगे। वे सीधे मुद्दे पर आई थी। अच्छा, मुझे लगा आप हमारी किसी डिश को वर्ल्ड फेमस करवाने आई है, और आज आपके साथ भी नहीं आया, हारून भी नहीं आया। कहाँ है वे? वे हर बात अपने मतलब की बात निकाल लेते थे। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा था। वर्ल्ड फेमस डिश कैसे? उसने 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जुमले से सवाल पूछा था। शादाब पूरा का पूरा उमर की तरफ मुड़ गया था। आप नहीं जानते? ओह, मैं आपको बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि जिस दिन हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, उस दिन हाले हमारी फर्स्ट कस्टमर थी। तब उनके साथ हारून भी आए थे। सो हुआ ये कि हमने उनको किचन शाशलिक सर्व किया। उन्होंने खाया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने हमसे कहा कि इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा है, अगर कम कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा बन सकता है। लेकिन शेफ़ ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर हर बार यही होता, लोग शाशलिक ऑर्डर करते, लेकिन उनको टेस्ट पसंद नहीं आता। वो आदमी पूरी फीलिंग्स के साथ बता रहा था। उसके चेहरे के ज़ाविये बता रहे थे कि वो कहानी में डूबा हुआ है। उमर गौर से सुन रहा था। इसी तरह 1 महीना गुजर गया, लेकिन हमारी शाशलिक किसी को पसंद नहीं आती। एंड वन फाइन डे हमने रेसिपी चेंज कर दी। हमने प्याज कम कर दिए। एंड गेस व्हाट,
اس کی बाजें کھل اٹھ گئی تھی۔ ہماری شاسلک پورے ایریا میں مشہور ہو گیا۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس اس باتونی آدمی کو سنے جا رہا تھا۔ اس آدمی کے بعد ہالے ہماری فیوریٹ کسٹمر ہو گئی۔ اب ہم جو بھی نئی ڈش انٹروڈیوس کرواتے ہیں، مس ہالے کو سب سے پہلے بلاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ریسٹورینٹ کے جو مالک ہیں نا، وہ ذرا وہمی سے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہالے سلطان ہمارے لیے خوش بخت ہے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب شاداب صاحب فوٹیج ملے گی، ہالے اس کی بات کاٹ کر ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی۔ جی چلے، میں آپ کو دیتا ہوں فوٹیج، آپ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ریسٹورینٹ کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے تھے۔ ایک دیوار پہ بڑی اسکرین نصب تھی، اس کے سامنے ایک میز پہ درمیانے سائز کے 3-4 اور اسکرینز نصب تھی۔ ہالے اور عمر ان کے درمیانے سائز کی اسکرین کے سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ شاداب نے مطلوبہ فوٹیج دکھائی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ دونوں یہی فوٹیج دیکھے جا رہے تھے، جس میں وہ ڈرائیور ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہاتھ ہلا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا آدمی 40 کے لگ بھگ تھا، سادہ سی قمیض شلوار پہنے بیٹھا اس شخص کے چہرے پہ برہمی تھی۔ اسی وقت ایک ویٹر ان کا پارسل لایا تھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی ایک دو مزید کے باتوں کے بعد وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہالے غور سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، البتہ عمر کے تاثرات اب بھی سپاٹ تھے۔ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ شاداب ہالے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، شاداب کے بجائے عمر نے جواب دیا تھا۔ یہ 2 مہینے پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے۔ اس پہ اسمگلنگ کا کیس ہے۔ یہ اب بھی بیل پر ہے۔ اس کے کیس کا انچارج انسپکٹر محمد خان تھا۔ میں اس سے ساری ڈیٹیلز لے لوں گا۔ یہاں پہ اور کچھ بھی کام کا نہیں ہے، چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہالے اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اچانک ہی عمر کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ ہالے نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ شاداب نے سوال کیا، سر، کچھ اور بھی چاہیے کیا آپ کو؟ عمر نے کہا، ہاں، آپ کے ریسٹورینٹ کے باہر کی فوٹیج، وہاں سے کی ساری سڑک کی فوٹیج آتی ہوگی نا؟ آپ نے کیمرے تو لگائے ہیں نا باہر؟ اسے ای میل بھی کرو، ساری فوٹیج مجھے۔ وہ جلدی بازی میں کہہ رہا تھا۔ ہالے اس کے کان کے پاس جھکی تھی۔ یہ میرا کیس ہے، اس میں تم کچھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تمہیں فوٹیج چاہیے تو پہلے مجھے بتانا ہوگا۔ کیوں؟ وہ خشک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی آواز ہلکی سی کر لی تھی۔ جس گاڑی میں آپ اغوا ہوئی تھی، وہ گاڑی اسی سنسان والی گلی میں چھوڑی گئی تھی۔ وہاں سے آپ کو کسی اور گاڑی میں آگے لے جایا گیا تھا، اور وہ گاڑی صرف ایک ہی جگہ سے گزر سکتی ہے، اس ٹرین کے سامنے والی سڑک سے، کیونکہ ان کے پاس گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ گلی آگے بند ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے واقعے کے اگلے 30 منٹ تک یہاں سے کون سی گاڑی گزری ہے، ان کی ڈیٹیلز میں نکلوا لوں گا، بس ایک بار گاڑی مل جائے۔ وہ اتنے آرام سے اور اتنی ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا کہ ہالے کے علاوہ کوئی اور سن ہی نہیں سکا۔ اور اگر وہ گاڑی کے 1-2 گھنٹے بعد گزری ہو اور آدھے گھنٹے تک، تو یہاں سے 100 گاڑیاں گزری ہوگی۔ ہم کس کس گاڑی کے مالک کے پاس جاتے رہیں گے اور کس کو بلیک میل کریں گے۔ وہ غیر آرام دہ تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک انویزیبلٹی گیئر ہے، اسے میں سب گاڑیوں کے نمبر پلیٹس بھیجوں گا، لیکن وہ مجھے صرف ان لوگوں کی پروفائل بھیجے گا جن پر شک کیا جا سکے۔ وہ اپنے کام میں ماہر ہے اور مجھے اس پر بہت بھروسہ ہے۔ وہ اب اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ اس نے پہلے ساری فوٹیج دیکھی اور پھر اسے اپنے ای میل پر بھیج دیا۔ اب وہ پہلے سے بہتر نظر آتا تھا۔ اب وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شاداب کے چہرے کے ایکسپریشنز صاف بتا رہے تھے کہ اسے عمر حیات کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ مجھے تو بولنے نہیں دیا اس نے، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی ہالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ہارون کو دیکھ کر دل چاہا تھا کہ اس سے ہر بات کر دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جیسے دل سخت ہو گیا۔ وہ اس وقت بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آدھے شہر میں وہ ہارون کے ساتھ جاتی رہی تھی۔ کیا اتنی جلدی وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سے ہٹا سکتی تھی؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اسے ہارون ایک بار بھی یاد نہ آئے؟ لاتعداد سوچیں تھی جو اس کے دماغ میں تھی۔ پھر ایک دم سے میرا سلطان کا خیال آیا۔ روح تک زخمی ہونے لگی تھی۔ اسی وقت عمر نے اس کو مخاطب کر لیا، میرا فون مل سکتا ہے؟
मैं उस इन्वेस्टिगेटर से बात करता हूँ। अभी इतनी देर नहीं हुई, उसके घर चलते हैं। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ? तुम्हारे हायर किए हुए इन्वेस्टिगेटर पर यकीन कर लूँगी मैं। वो तुम भी तुम्हारी तरह होगा, झूठा और फ्रॉड। मुझे तुमसे जुड़े लोगों पर भी एतबार नहीं है। अपना काम कर लूँगी मैं। वो सपाट लहजे में कह कर चुप हो गई थी। वो पैसों और अपने काम के मामले में अपने बाप की भी नहीं मानती। अपना गलत काम पूरी ईमानदारी से करती है। अगर आप उसे सिर्फ 5,000 से ज़्यादा दे दें तो वो अपनी माँ की डिटेल्स भी भेज देगी। वो काम के मामले में रिश्तेदारियों की कायल नहीं है। मैं आपको इसलिए उसका पता दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हिस्सा हूँ। इस सिस्टम में सांस लेता हूँ। मुझसे बेहतर यहाँ के लोगों को आप नहीं जानते। अपनी नफरत को एक तरफ रखे और टीम बनकर सोचे। हाले ने जवाब दिए बगैर गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया था। उसे घुटन सी हो रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद वो एक बार फिर बोली थी, जब उस दिन मैंने निकाह के लिए हाँ कहा था, क्या तब मेरे बाबा खुश थे? क्या उन्होंने इस बारे में तुमसे कुछ कहा? उनके लहजे में अनजाने से डर थे। उमर ने उसके नहीं देखा था। वो सामने देखता रहा। बहुत देर बाद हाले को उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार इतने खुश हुए हैं। उन्होंने वाकई मुझसे ये कहा था। पहली बार कब हुए थे? वो शायद कुछ और सुनना चाहती थी। जब आप पैदा हुई थी। और आम से लहजे में बोला था। आप क्यों पूछ रही है? उसने दोबारा सवाल किया था। हाले ने गर्दन मोड़ी थी। काफ़ी देर बाद जब वो बोली तो उमर ने उसकी आवाज़ गीली सी लगी। मैं अपने गिल्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ, वरना ये मुझे ख़त्म कर देगा। मैं आखिरी बार अपने बाप के गले नहीं लगी। ये बात मेरा दिल चीरता है। हर रोज़ ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे जिस्म पर तेज़ाब फेंक दिया हो। बिल्कुल वैसी जलन जैसी अजियत होती है। ऐसे में मुझे एक मरहम चाहिए जिसे मैं अपने दिल पर रखूँ। कोई ऐसी बात जिसने आखिर में मेरे बाप को खुशी दी हो। लेकिन अफ़सोस, जिस बात ने उन्हें खुशी दी है वो मेरा सबसे बड़ा गम है। वो अभी तक बाहर देख रही थी। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखते हुए बोलना शुरू किया था। कोई भी गिल्ट को कभी दिल से हमेशा के लिए नहीं निकाला जा सकता। वो दिल के अंदर कहीं न कहीं रहता है। कभी अपने दोस्तों से झगड़े का गिल्ट, कभी महबूब की बातें ना मानने का गिल्ट, और कभी अपने मरे हुए माँ बाप की किसी ना मानी गई बात का गिल्ट। अधूरी ख्वाहिशों का गिल्ट, उनकी खिदमत न करने का गिल्ट, उनसे लड़ने या ऊंची आवाज़ में बातें करने का गिल्ट। यकीन माने, ये गिल्ट दुनिया के हर गिल्ट से बड़ा होता है। बात फिर वही है। हम इसको निकाल नहीं सकते। कुछ भी करके हम कभी इसको डील करना पड़ता है। आपको पता है डील को डील कैसे कर सकते हैं? हाले जो गौर से उसकी बातें सुन रही थी, उसने अपना सर बेख्तियार नफी में हिलाया। डील को डील करने के लिए एक ही तरीका है और वही काम है। गलती दोबारा नहीं दोहराना, बस यही करना होता है। अगर दोस्त से बिना बात झगड़ाए तो अगली बार ऐसा नहीं करने का वादा करके माफ़ी मांग ली, या फिर दोबारा बात करके ताल्लुक़ को बेहतर कर ली। अगर महबूब की कोई बात नहीं मानी, उसकी कोई शर्त पूरी नहीं की, उसकी नसीहत नहीं मानी, तो पहले सोचे कि वह सही है या नहीं। खुद को समझ नहीं आ रही तो किसी और से बात करे, किसी से शेयर कर ले और फिर अपनी सुधार कर लो। और दोबारा वही अमल मत दोहराओ। वे सड़क को देखते हुए कहे जा रहा था। अब आते हैं माँ बाप के हवाले से। कोई गिल्ट, ये गिल्ट बहुत बड़ा होता है। अगर माँ या बाप के झगड़े या बदतमीजी की गिल्ट है तो आइंदा ऐसा नहीं करे कि कसम खाओ और वाकई ऐसा नहीं करो। अगर उसमें से कोई एक नहीं रहा तो दूसरे पेरेंट्स की वही बात मानकर और उसके गिल्ट से डील करो। इस तरह तो गिल्ट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप मशरूफ़ हो जाएंगे एक अच्छे और सकारात्मक काम में, और उस गिल्ट को आप पर हमलावर होने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि मैं आप खुद पर काम कर रहे हो, आप खुद को बेहतर बना रहे हो, आप वही गलती दोबारा नहीं कर रहे हो। अब उससे कोई हक नहीं पहुँचता कि वो तुम्हें ख़त्म करे। इसे अगर कह रहना है तो दिल में किसी कोने में पड़ा रह सकता है, लेकिन आपको हर्ट न करे। वह बोलकर खामोश हो गया था। वह तिलमिस सा था जो छन्ने के साथ टूटा था। हाले बस उसे देख कर रह गई। तुम्हारे बाबा से क्या ताल्लुक था? हाले ने काफ़ी देर बाद सवाल किया था। मालूम करे, सड़क के नजरे जमाए हुए कह रहा था। हर चीज़ थाली में पेश होकर नहीं मिल सकती, आपको खुद ढूंढनी है। मालूम करे, जान लगाए। कुछ सवालों के जवाब पूछे नहीं जाते, ढूंढे जाते हैं। ये भी ऐसा ही सवाल है। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वे उसे पूछना चाहते थे कि वे इस कहानी के विक्टिम कैसे हैं, लेकिन नहीं पूछ सके। वे उसे क्या कहती कि अपने उसके बाप ने ख्वाब में आकर ये सब बताया, या फिर ये कहती कि उसे ये भी याद नहीं कि वह ख्वाब में था भी या नहीं। उसकी बात का कोई लॉजिक नहीं था। वे खामोश रही। उमर भी खामोश से ड्राइव करता रहा। बाहर आसमान स्याह से स्याह होता गया। सुल्तान मंजिल की वीरानी कब्रिस्तान के सन्नाटे को मात देती थी। फरवा और मेहर सहन में रखी कुर्सी पर बैठी काफ़ी पी रही थी। रात का कतरा कतरा पिघल रही थी। शम्स सुल्तान और सफ़ीर अब तक घर नहीं आए थे। यूसुफ सुल्तान थोड़ी देर पहले ही सोए थे। इस वक्त कुर्सी पर बैठी मेहर दूर आसमान को अंधेरे होते हुए देख रही थी।
तुम्हें पता है मेहर, मैं कितनी खुश हूँ। फरवा की इत्मीनान भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्यों? मेहर की आवाज़ बेझिल थी। मेरे पास अब सब कुछ है। तुम मेरी बहू बन गई। मेरे शौहर को उसका ख्वाब मिल गया। इस घर के से नगीन की कुर्बान कार्बन कॉपी निकल गई। जैसा मैंने चाहा था सब वैसा ही हुआ। रूहों की दुनिया में मौजूद कोई रूहों का सुकून नसीब होगा। वे आंखें मूंदे पुरसुकून से कह रही थी, मेरी बहन के बारे में इस तरह मत बोलो। मेहर ने टोकना चाहा। उसे बहुत याद करती है। पता नहीं वे लड़का उसके साथ कैसा सलूक करता होगा। वे उसे पैसे तक नहीं देता। आज उसने अपनी सारी ज्वेलरी मंगवाई है मुझसे। अल्लाह जाने किस हालत में होगी, क्या जरूरत पेश आई होगी। उसे वे आसमान को देखते हुए बोल रही थी। फरवा ने घमंड से सर झटका। मेरी बला से वे भाड़ में जाए। सफ़ेद ड्रिंक करने लगा है मोमानी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं उन्हें कैसे रोकूं। वे बहुत अपसेट है। उनका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा उसे जोड़ पाऊंगी। मेहर ने बात बदल दी थी। फरवा के चेहरे के रंग बदला था। मेहर, तुम एक औरत हो। तुमसे एक मर्द काबू नहीं हो रहा। क्या तुम्हें ये सब भी मैं बताऊं? उसे मोहब्बत दो, अपना आदी बनाओ। वे खुद भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तुम मेहनत करो। बगैर मेहनत के घर नहीं बनते। उसके लिए अगर हाले सुल्तान का लेसर वर्जन बनना पड़े तो बन जाओ। खैर ये बताओ, बाबा जान का क्या सलूक है तुम्हारे साथ? मेहर दिल खोलकर मुस्कुराई थी। अब्बा मेरे हैं मोमानी। इन सब क्राइसिस में एक बात है जो अच्छी साबित हुई है। मेहर माँ को यूसुफ सुल्तान मिल गया है। आपको पता है वे सारा दिन मुझसे बातें करते हैं, मेरे हाथों से चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और तो और उन्हें मेरा हाथ चूमा है मोमानी। उन्होंने मेरा हाथ चूमा। मुझे मेरा बाप मिल गया है, मुझे अब्बा मिल गए हैं। ये नेमत तो अल्लाह ने मुझे दी है, वरना मैं तो इस कदर समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं खुश होऊंगी भी या नहीं। और तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें फरवा से ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे सफ़ीर से ज़्यादा अजीज़ हो। फरवा सुल्तान तुम्हारे लिए मर सकती है, मार सकती है, ये याद रखना। वे उसके हाथ पर अपना हाथ रखे यकीन करवा रही थी। मेहर दूर आसमान को देखती मुस्कुरा रही थी। वे दोनों एक 3 मंजिल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे। उमर ने बेल बजाई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला था और एक 27-28 साल दुबली पतली सी लड़की दरवाजे पर नामुदार हुई थी। उमर को देखकर वे दिल से मुस्कुराई थी। उसकी रंगत सांवली थी, आंखें सुनहरी, बाल छोटे कटे हुए जो मुश्किल गर्दन को ढकते थे। उसने ढीली सफ़ेद शर्ट के साथ ट्राउज़र पहन रखा था। वे पुरकशिश थी, बहुत ज़्यादा, इतनी कि अगर कोई उसे एक बार देख ले तो दोबारा ज़रूर देखना चाहे। अल्फ़ा उमर, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वे रूठेपन से शिकवा कर रही थी। अल्फ़ा उस भेड़िए को कहा जाता है जो सफ़र के वक्त काफिले का सरदार होता है। उमर बिना जवाब दिए अंदर दाखिल हो गया। उसी वक्त उस लड़की की नज़र हाले पर पड़ी। चूंकि वे उमर के पीछे खड़ी थी इसलिए उसे नज़र नहीं आई थी, या फिर उसने उसे देखना नहीं चाहता। तुम भी आ जाओ। उसने अब हाले को अंदर बुला लिया था। अंदर आई तो फ्लैट की सारी दीवारों पर जगह जगह स्टिकी नोट्स लगे थे। फ्लैट की हालत ख़राब थी। सोफे पर रखे कुशन अब ज़मीन की शोभा बने हुए थे। कॉफ़ी के खाली मग और ऑर्डर किए हुए खाने के डिब्बे मेज पर पड़े थे। वे लड़की जितनी खूबसूरत थी उतनी ही फूहड़ भी थी। उमर ने नापसंदीदगी से अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई। वे लड़की अब भी चुपती नज़रों से उमर को देख रही थी। मिस लेल सिकंदर, मैंने आधा घंटा पहले तुम्हें कॉल की थी। अगर तुम चाहती तो घर साफ कर सकती थी। वे खाने के डिब्बे उठाता हुआ बोल रहा था। मुझे क्या पता था अल्फा उमर अपनी पत्नी के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, वरना ज़रूर सारे घर को रगड़ रगड़ कर साफ करती। वे अब नीचे गिरे हुए कुशन को उठाती हुई कह रही थी। हारे खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। उमर बिना कुछ कहे डिब्बों के कचरे में फेंक कर आया था। आप यहाँ आकर बैठ जाइए, वे सिंगल सोफे की तरफ इशारा करके हाले से कह रहा था। वे बिना कुछ कहे बैठ गई थी, जो काफ़ी गैर आरामदेह था। कुछ मिनटों तक उमर और लेल चीज़ें समेटते रहे। अब लेल का फ्लैट जरा बैठने के काबिल हो गया था। उमर हाले के सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। लेल उसके साथ काउच पर बैठ गई थी। बीच में लकड़ी की मेज पर रखी, ये मेरी पत्नी है, हाले सुल्तान। उमर ने गला साफ करके परिचय करवाया था। हाले ने उसको सुलझ कर देखा था। लेल अब गौर से उसे देख रही थी। जाहिर है मैं जानती हूँ इस रिपोर्टर्स को जो परिचय करवाया था तुम्हारी पत्नी होने के नाते उसे कौन भूल सकता है। उसके लहजे में तंज नहीं था, वे काफ़ी सामान्य था। मैं यहाँ आपके पास एक काम के सिलसिले में आई हूँ। अगर हम मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने के बजाय वही बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाले इस पूरे समय में पहली बार बोली थी। लेल सिकंदर ने जांचती नज़रों से उसको देखा था। मैंने सोचा कुछ बातें पहले हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि काम के वक्त में कोई फिजूल बात नहीं करती। लेकिन खैर, जो तुम चाहो बताओ, क्या बात है? क्या मुझे ये मालूम करना है कि उमर ने तुम्हें अगवा कैसे किया? वे हथेली ठोड़ी के नीचे टिकाकर जिज्ञासा भरे अंदाज में पूछ रही थी।
عمر آپ کا دوست ہے، کیا آپ اس کے بارے میں مجھے جانکاری دے گی؟ حالے ذرا حیران ہوئی تھی۔ میرے کام میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، اگر تم کہو تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دوں گی۔ اور ایک اور بات، الفا عمر میرا صرف دوست نہیں ہے، اگر تم نے آتی تو اب تک میری اس سے شادی ہو چکی ہوتی، وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر جو جتاتی نظروں سے حالے کو دیکھ رہا تھا، لیل کی آخری بات پر گڑبڑا گیا تھا۔ میری طرف سے ابھی قاضی بلوا لو۔ اوکے، سمجھو، کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیل چاہیے اور ایک آدمی ہے جو اس کے بارے میں بھی جانکاری چاہیے، لیکن ذرا جلدی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس فوٹیج ہے، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ اوکے، حالے نے آخر میں سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں گاڑیوں کے انویسٹیگیٹ نہیں کرتی ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن خیر، تمہارا یہ کام میں کسی اور سے کروا دوں گی، اور جس آدمی کے اس کی ڈیٹیل تمہیں چاہیے کچھ دنوں تک مل جائے گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اس کام کو جلد سے جلد کر لوں، یہ تمہیں میرا فیور ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی، لیکن میں آپ کو پے کروں گی۔ حالے اڑی ہوئی تھی۔ ہلیل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنی، میں نے کب کہا میں تمہارا کام فری میں کروں گی؟ فیور کا مطلب تھا تمہارے کام جلدی کروں گی۔ پیسوں کے معاملے میں اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی۔ 1 گھنٹے کا 3000 چارج کروں گی، یہ منظور ہے تو ڈیٹیلز ای میل کر دو۔ وہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوکے، مجھے منظور ہے، حالے نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ عمر ان دونوں کے بے پرواہ اپنے موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ ای میل ایڈریس لکھو۔ وہ وہیں سے بول رہی تھی۔ اپنا ایڈریس لکھوانے کے تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں 3 مگ لیے چلی آئی تھی۔ لین کے کافی پیتے ہوئے حالے نے اس کو فوٹوز بھیج دی تھی۔ باقی سارے معاملات بھی طے ہو گئے تھے۔ تبھی حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کافی نہیں پی تھی، اس کا کپ ایسے ہی رکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں دروازے کے باہر تھے تو تب لیل نے عمر کو کوہنی سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ حالے نے اس طرف نہیں دیکھا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اب عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، جانچتی پرکھتی نظروں سے اس کو۔ اس سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہو الفا؟ تمہیں نہیں لگتا یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے؟ ایک بار مغرور ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، اسے فیشن اور کھانوں تک ہی رکھو۔ وہ اس ماحول میں سروائیو نہیں کر سکے گی، اس کے اندر اب بھی معصومیت باقی ہے، وہ یہ سب نہیں جھیل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ عمر نے نرمی سے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولنا شروع کیا تھا۔ جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ پھر سب کچھ جھیل سکتی ہے۔ تمہیں پتہ تو ہوگا وہ میرے سلطان کی بیٹی ہے، انہوں نے آخری وقت پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خدا کے بعد میرے حوالے کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو روٹی، کپڑا اور مکان یہ سب کچھ دوں یا پھر اس کے ٹپیکل بیوی بنا کر رکھوں۔ ان کا مطلب میں سمجھ گیا تھا اور اب میں وہی کر رہا ہوں۔ تم مجھے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو۔ معصوم، تم بھی تو معصوم تھی لیل، تم نے بھی تو سروائیو کیا ہے نا؟ اس کا لہجہ نرم تھا، جبکہ لیل اب بھی دویدھا میں تھی۔ میں یتیم تھی عمر، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ بس پھر فکر مت کرو، اب وہ بھی یتیم ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھ رکھا ہے، ایسا یتیم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تم اس کو چھوڑو، اس کے لیے عمر حیات ہے، اپنا کام کرواؤ۔ وہ اس کو اسی دروازے پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب وہ دونوں لیل کے فلیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے۔ حالے نے آتے ہی شیشہ کھول دیا تھا۔ عمر نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے شام میں بھی یہی کیا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیا؟ آخرکار اس نے پوچھ لیا تھا۔ تم مجھ سے صرف کام کے وقت بات کیا کرو، جو مجھے تمہاری آواز سے چڑ ہوتی ہے، اور میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ تمہارا اور میرا تعلق صرف کام تک ہے، آئندہ کسی کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر انٹروڈیوس مت کروانا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ آپ کو صرف میرا قصور ہی کیوں لگتا ہے؟ آپ کی شادی سفیر سے نہ ہو سکی، اس میں آپ کی چاچی بھی تو شامل ہو سکتی ہے۔ میں بھلا ایسی کوئی حرکت کیوں کروں گا؟ اس بات کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو صحیح، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جب کوئی لڑکی سارے جہاں میں بدنام ہو جاتی ہے، جب اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کی محبت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کے خاندان والے اس کو سویکار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کا باپ اس کی شادی اسی کے مجرم سے کروا دیتے ہیں، تو تصویر کا کوئی دوسرا رخ نظر نہیں آتا، پر چیزوں میں لاجک نہیں نظر آتا۔ بس جو چیزیں نظر آتی ہیں وہی حقیقت ہوتی ہے، اور میں نے خود کو تمہاری گاڑی میں تمہارے گھر میں دیکھا، اس لیے میرے لیے یہی حقیقت ہے۔ تم پہ عمر، میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا اعتبار کر لوں تو تمہیں اس کو کمانا ہوگا۔ اعتبار بھیک میں نہیں ملتا، تم میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ، میں مان لوں گی تمہاری بات۔ وہ اب بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں تپش تھی۔ حالے نے چہرہ اس کی جانب موڑا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھی۔
उमर ने बेइख्तियार नजरें चुराई थी। उस दिन मेरे बाप के ऑफिस में मेरे चाचा और मेरे बाप के कातिल को देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला, तुमने उनसे माफ़ी की। तुम उनके सामने झुके उमर। उस दिन तुमने अपने बचा कुचा मुकाम भी खो दिया था। एक ज़रा सा जो एतबार था कि तुम मेरे बाप के साथ मुखलिस हो, तुमने उसको भी ख़त्म कर दिया है। उमर के चेहरे के एक्सपीरियंस सख्त हो गए थे, जैसे बहुत सारा गुस्सा अंदर दबा लिया हो। अब आपको कोई हक नहीं, आप मेरी जज साहब से मोहब्बत को जज करें। उस दिन शम्स को वहाँ देखकर मेरा खून भी खौला था। मेरा दिल भी किया था कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, रोऊं या फिर शम्स को मार दूं। ये आसान था। मैंने जब वो वीडियो देखी तब मैं आपकी तरह रो नहीं रहा था। मैंने अपनी गन लोड करके सुल्तान मंजिल गया था। वो बोल रहा था और हाले सुन रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इस तरह तो वो एक ही बार में मर जाएगा। ये मौत तो बस खुदा के एक इख्तियार में है, क्या होगा कि बच जाए। नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं मार सकता। मैं उसको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं 2 कदम पीछे हटा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भेड़िया हूँ और भेड़ियों की तरह शिकार करूंगा। 2 कदम पीछे हट कर वार करूंगा। उसकी आंखों में जिससे चिंगारियां फूट रही थी। हाले ने तअस्सुफ से उसको देखा था, अफसोस से सर को नहीं हिलाया था और फिर बोली थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ऐसे आती एक ऐसे जानवर को खुद को मिलाते हो जिसका नाम हम तब लेते हैं जब किसी के साथ इंतहा का जुल्म हुआ हो, जहाँ बेहिसी दास्तान रकम हुई हो, जहाँ शफ़ाकी, हाँ, जहाँ बेजा दहशत हो। वो एक गलीज़ जानवर है। तुम अशरफुल मखलूक हो, खुद को एक जानवर से मिला रहे हो। उसकी आवाज़ में नलामत थी। उमर ने उसकी तरफ देखा था। उसने सामने देखते हुए बोलना शुरू किया था, भेड़िया जालिम है, शफ़ाक़ है, बेहद से भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन के लिए। भेड़िया जंगलों से निकलकर रेप नहीं करता, भेड़िया एटम बम नहीं गिराता, भेड़िया गन उठाकर लोगों को नहीं मारता, भेड़िया बम धमाके नहीं करता। आप कहती है भेड़िया गलीज़ है। क्या हम इंसानों से ज़्यादा? भेड़िया अपने सगी मादा पर झांकता तक नहीं। भेड़िया कब्र में लेटी औरतों को निकाल कर जा देते नहीं करता। भेड़िया अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम नहीं छोड़ कर आता, बल्कि जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए खाना लाता है, उनकी खिदमत करता है। भेड़िया अपने जीवन साथी से बेवफा नहीं करता। एक मोहनत भेड़िया के होते हुए कभी दूसरी को तक नहीं। वे हर दूसरे मर्द की तरह अपनी बीवी को धोखा नहीं देता। वे अशरफुल मखलूकात की तरह अपने दीनी भाइयों को गधे और कुत्ते का गोश्त नहीं खिलाता, और वे न ही कभी मुर्दार खाता है। भेड़िया कभी अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता। उसे जिस दिन कैद कर लो, वे उसी दिन खाना पीना छोड़ देता है। वे हम लोगों की तरह गुलामी पसंद नहीं करता। आज़ाद तो हम पैदा हुए थे, अक्ल और समझ तो हमें होनी चाहिए थी, फिर हम क्यों बन गए गुलाम? भेड़िया तो इंतहा नफीस और सभ्य जानवर है। गंदगी तो हम इंसानों ने फैलाई है, जुल्म तो हम इंसान कर रहे हैं, सफ़ाकी तो हम पर ख़त्म है, गलीज़ तरीन तो हम होते जा रहे हैं। आइंदा अगर कहीं कोई जुल्म, कोई ज़्यादती हो तो ये मत कहिएगा कि इंसान भेड़िया निकला, बल्कि ये कहिएगा कि इंसानियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि भेड़िया बुरा नहीं होता, इंसान ज़्यादा बुरा होता है। वे बोलकर खामोश हो गया था। उसके लहजे में कभी भी तंज नहीं होता था, न ही श्रेष्ठता की कोई अच्छा थी। अपनी बात मनवाने की जिद नहीं होती थी। वे ऐसे बात करता था जैसे किसी की बहुत प्यारे छोटे बच्चे को सवाल समझा रहा हो। हाले उसे देख कर रह गई थी। वे अपनी बातों से लाजवाब कर देता था। हाले ने स्वीकार किया था। शाहदेला का सारी बत्तियाँ रोशन थी। हारून शायद अपने कमरे में इजल और कैनवस के सामने खड़ा एक मंजर पेंट कर रहा था। ग्रे आंखों वाला लड़का और उसके हाथ से एक हाथ छुड़ाती काली आंखों वाली लड़की। लड़के की आंखों में दर्द था, जबकि सामने वाले की आंखें सपाट थी। अब उसके पास भी रंग भी थे, ब्रश भी थे और रंगों की पहचान भी, बस आंखों की चमक जैसे ही खो गई थी। इसी वक्त उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने हल्के से खटखटाया। हारून कम इन कहकर ये फिर से पेंटिंग में मगन हो गया। दरवाज़ा खुला। सामने एक 16 साल का लड़का खड़ा था, सियाह जीन शर्ट में पहने हुए। वह दरवाजे की चौखट पे खड़ा था। थोड़ी देर तक कोई आवाज़ ने पाकर हारून ने मुड़कर देखा। वे चौंक गया। हसन, तुम आओ बच्चे अंदर आओ। वे वहाँ क्यों खड़े हो? हारून ने खुशदिली से कहा था। हसन बगैर कुछ कहे अंदर आ गया और कोने में शहना से काउच पर बैठ गया। हारून ने अपने कमरे में रखी मिनी फ्रिज से 2 सॉफ्ट ड्रिंक के कैन निकाले। एक उसने अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हसन को थमाते हुए उसके सामने दूसरे काउच पर बैठ गया। इतनी रात में किसके साथ आए हो? उसने जैसे बात करने के लिए कोई विषय तलाशा। ड्राइवर के साथ, उसने हल्की आवाज़ में जवाब दिया था। इस वक्त अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेता। तुम इस वक्त मत निकला करो हसन, ये ठीक नहीं है। वे फिक्र से कह रहा था। आज मेरा रिजल्ट था।
मैंने मैट्रिक में बोर्ड पर टॉप किया है, पहले नंबर पर आया हूँ। वेकेन को अपने हाथ में घुमाते हुए कह रहा था। हारून खुश हो गया था। क्या वाकई चैंपियन, तुमने फिर से कर दिखाया यार। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो अब बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, जो कहोगे वही मिलेगा। दिल खुश कर दिया तुमने, वे चहकते हुए कह रहा था। हसन ने नजरें नहीं उठाई थी। अम्मा, मामू, आप, मेहर आपी, किसी को भी पता नहीं था ना, किसी को मेरा रिजल्ट याद नहीं था। मैंने आज पूरा दिन इंतज़ार किया, किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, हाले ने भी नहीं। उसे तो मेरे पास आना चाहिए था। बाबा को कुछ कभी मेरा टेस्ट तक नहीं भूलता था। वे मुझे हर दफ़ा कुछ न कुछ गिफ्ट करते थे। मेरे रिजल्ट वाले दिन वे शाम में मुझे मेरी मर्जी की जगह ले जाते थे। मेरे बाबा के बाद हाले को ये सब करना चाहिए था। वे मेरी बड़ी बहन है। मैंने उन बच्चों की स्टोरीज़ भी देखी है जो सेकंड आए हैं। वो सब कहीं न कहीं घूमने गए हैं, कहीं डिनर करने गए हैं। उन्हें गिफ्ट्स मिले हैं और मैं फर्स्ट आया हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। वे चेहरा झुका कह रहा था। हारून को उसकी आवाज़ भी किसी लगी। उसे बेइख्तियार पछतावा हुआ। उसने आगे बढ़कर हसन के कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी हसन, रियली आई एम। मैं कफ़ारा अदा करूँगा जैसे तुम चाहो, और हाले से नाराज़ मत हो, वे ट्रामा से गुजर रही है। उसके साथ जो हुआ है उसको समझो यार। और हसन ने सुर्ख पड़ती आंखें उठाई थी। ट्रामा में है वे? वहाँ कहाँ? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे रेस्टोरेंट जाते देखा है, वे भी इस उम्र के साथ। जानते हैं आप मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है? मैं तो उससे मिलने जा रहा था, लेकिन उसे उस आदमी के साथ देखकर मैं वापस आ गया। उसको अब ज़रूरत नहीं है मेरी। हारून भाई, वे अपनी संजीदगी में नगन है, वे ज़िंदगी में मगन है। वे गुस्से से भर आया था। हसन, काम डाउन यार। वे उस आदमी के साथ किसी काम से ही गई होगी। तुम उसको थोड़ा स्पेस दो, और तुम खुद को भी और कुछ वक्त दो। तुम बिल्कुल नीडी और डिस्परेट लग रहे हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।